Hello everyone, welcome back to our channel Bill Knowledge. I hope that you all are well. In our previous video, we completed our chapter number 2 Basic Accounting Term. Today we are going to study chapter number 3 Accounting Principle, जिसे आप Theory Base of Accounting के नाम से भी जानते हैं. अगर आपने चैप्टर 1 और 2 अभी तक अकाउंट का नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. चलिए आइए देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या रहते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो प्रिंसिपल हैं रूल्स. ऐसे रूल्स जो ये डिफाइन करते हैं कि हमें अपनी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है, कैसे प्रिपेयर करनी है. कुछ गाइडलाइंस हैं, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, डिसाइडेड है. क्यों डिसाइड किए गए ये रूल्स? इसलिए डिसाइडेड किए गए कि हर कोई बिजनेसमैन या कंपनी अलग अलग तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे. तो अलग अलग तरीके से अगर अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे तो उसे समझना और कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तभी कुछ जनरल रूल निकाले गए जो सबके लिए कॉमन हो. तो वही है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. आइए इसे आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के साथ. अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे रूल्स होते हैं जो भी बिजनेस में अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसे कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कॉमन है सबके लिए, जिसे गैप के नाम से भी जाना जाता है. उसकी फुल फॉर्म है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. चाहे आप गैप कहें चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहें, दोनों सेम है. अगर आपके एग्जाम में अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पूछे जाएँ या गैप पूछा जाए तो दोनों सेम ही रहेंगे. ऐसे प्रिंसिपल्स जो भी हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो सबके लिए कॉमन है, वो आपके कहलाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स बुक में, तो उसे एक सेम वे में रिकॉर्ड करें तभी आए अकाउंटिंग प्रिंसिपल. एक यूनिफॉर्मिटी लाए. क्यों बनाए गए? क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी आए कि सेम हो, कोई भी देखे किसी के अकाउंट्स को ईजिली समझ सके. क्योंकि अगर कॉमन होगा तो सबके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होगा और कंपेयर करना भी ईजी होगा. तभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाए गए. अब ये कैसे बने? एक्सपीरियंस बेस्ड है. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए वो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं. उसके बाद ये सारे एक्सेप्ट किए गए, जनरली एक्सेप्टेड किए गए अकाउंटिंग के टर्म में कि हर कोई सेम अकाउंटिंग प्रिपेयर करे. अब आगे देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की? फर्स्ट वन इज मैन मेड. जो आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो मैन मेड है. जो रूल्स बनाए गए हैं वो मैन मेड है. फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है. अगर टाइम के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना पड़े तो उसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, ऐसे नेचर के हैं. जनरल एक्सेप्टेड, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. जनरल एक्सेप्टेड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, कॉमन है. अकाउंटिंग करेंगे तो उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है और एक्सेप्टेड किए जाते हैं जनरली. अब आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग दो टाइप में बांटे गए हैं: अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस. इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे. आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ टाइप के हैं, वो हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे. पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या रहते हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कुछ अजम्पशंस लगाए गए हैं, बिजनेस में कंडीशंस लगाई गई हैं कि ये होनी है. ये साइंस वे में है कि ऐसा हम मानते ही हैं कि अजम्पशन लगाए जाते हैं बिजनेस में ये होना ही है. आपके कन्वेंशंस ये कहलाते हैं, बिजनेस कन्वेंशन यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन ये कहलाते हैं कस्टम्स. कुछ ट्रेडिशनल रूल्स चलते आ रहे हैं अकाउंटिंग में, वो कहलाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस. आइए आगे डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसे अजम्पशंस भी कहते हैं. अजम्पशंस लगाए जाते हैं. फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न ये रहता है कि हम मानते हैं कि हम अपना बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलाएंगे. मतलब बिजनेसमैन या अकाउंटेंट जो बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो ये समझ के करेगा कि ये बिजनेस कंटिन्यू चलते ही जाना है, लॉन्ग टर्म चलते ही जाना है. ऐसे अचानक सडनली बंद नहीं होना. जब तक ऐसी कोई कंडीशन ना आ जाए, जब तक कोई ऐसा लॉस या कुछ ऐसा ना हो जाए, तब तक वो हम बंद नहीं करेंगे. ऐसे सडनली कोई बिजनेस बंद नहीं करेगा. ये माइंड में सेटअप करके ही बिजनेस चलाना है. तो ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग लाइफ है, मतलब बिजनेस की एक लाइफ है कि डिसाइडेड नहीं है, जो कंटिन्यू चलती जाएगी. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी. क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? अगर हमने सोचा कि बिजनेस शॉर्ट टर्म है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. कैसे चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे? हम डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में.
हमने लास्ट सेकंड चैप्टर में ये डिस्कस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे कोई आपने फिक्स असेट्स खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए, वो आपका खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक साल के अंदर होते हैं, जैसे रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, जो एक साल के अंदर अंदर होने हैं। तो हम डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे अगर हम ये समझ के चलेंगे कि बिजनेस शॉर्ट टर्म है, 1 या 2 साल के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, तो हम डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कौन से लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं और कौन से शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही असेट्स और लाइबिलिटी, असेट्स लाइबिलिटी भी यही रहती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। करंट, जिसे करंट और नॉन करंट के नाम से आप जानते हैं। असेट्स करंट रहती हैं जो एक साल में पैसे में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और नॉन करंट जिसे फिक्स असेट्स भी कहते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म चलाना है, बिजनेस में यूज करना है। तो हम डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कौन सी असेट्स कौन सी है अगर हम बिजनेस को शॉर्ट टर्म मानेंगे तो। ऐसे ही लाइबिलिटीज भी करंट रहती हैं और नॉन करंट। करंट जो आपको 1 ईयर में पे करनी है, नॉन करंट जो आपको लॉन्ग टर्म में पे करनी है। तो हम डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में अगर हम बिजनेस को शॉर्ट टर्म मानेंगे या हम उसे उसकी लाइफ शॉर्ट मानेंगे। तो हमें ये समझ के चलना है जब हम बिजनेस कर रहे हैं कि वो चलते ही जाना है, गोइंग कंसर्न, तभी ये आप पहला अजम्पशन है बिजनेस का। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी क्या रहती है? हम बिजनेस में जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हम ये दिमाग में बैठाते हैं कि हम जो रूल्स यूज़ करेंगे अकाउंट को बनाने के लिए, वो प्रैक्टिस, जो भी अकाउंट प्रैक्टिस या रूल्स मेथड, वो हम सेम ही यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं इस ईयर जो मेथड यूज़ किया नेक्स्ट ईयर वो बदल दिया। इससे क्या होगा, अगर हमने चेंज कर दिया तो हम ही कंफ्यूज आएंगे कि हमने आखिर किया क्या है। तो जो हम मेथड एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी को हम अगर हर साल अप्लाई करें तो बेटर रहेगा। तो उसे ही कहते हैं कंसिस्टेंट अजम्पशन, कि जो मेथड यूज़ किया गया है वही बिजनेस में हर साल यूज़ किया जाए, उसी को यूज़ किया जाए। हाँ, कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चेंज करना पड़ा किसी टाइम के अकॉर्डिंग, तभी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तभी हमें वो क्या करना चाहिए, अपना मेथड चेंज करना चाहिए। उसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि एक ही मेथड यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका एग्जांपल है डेप्रीशिएशन। हमने डिस्कस किया था डेप्रीशिएशन क्या होता है, फिक्स असेट्स पे लगता है। जैसे मशीनरी है फिक्स असेट्स, अगर उसको आज परचेज करके आए तो जो उसकी आज वैल्यू है वो आगे टाइम में वो नहीं रहेगी, उसके यूज़ करने के बाद वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं अकाउंट में। अब हमने क्या किया बिजनेस में, पहले अब हम इसके जो मेथड्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर आएगा। फर्स्ट ईयर में पहला मेथड यूज़ कर लिया, सेकेंड ईयर में दूसरा मेथड यूज़ किया। तो इससे बिजनेस में हमें थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो जो हम मेथड यूज़ करते आ रहे हैं, हम अगर उसे ही यूज़ करते जाएँ तो ये सही रहेगा बिजनेस के लिए और खुद के लिए भी अंडरस्टैंड करना। अगर टाइम टू टाइम लॉ के कारण अगर कुछ चेंजेस करने पड़े या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं, मतलब लॉ ही रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके अगर टाइम के अगर अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंजेस करने पड़े अपने मेथड में, तो फिर दूसरी बात है। अदरवाइज हम कॉमन मेथड ही यूज़ करेंगे हर ईयर, यही ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट अजम्पशन क्या कहता है? अक्रूल अजम्पशन ये कहता है जिस टाइम जो ट्रांजिशन हुआ है वो उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाए बुक्स में, चाहे रिवेन्यू हो चाहे आपके एक्सपेंडिचर हो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक सेल हुई है 3 मार्च को, एक सेल हुई है 3 मार्च को, कोई सेल की, हमने बिजनेसमैन ने सेल की, और सेल करने के बाद उसको अभी पैसा नहीं मिला है, क्रेडिट पे की है। किस पे की है? क्रेडिट पे सेल की है। अब उसको अभी अमाउंट नहीं मिली है और उसको वो अमाउंट मिलती है सपोज कीजिए 10 मार्च को। तो हम अपने अकाउंट बुक में कब मेंटेन करेंगे, मतलब कब एंट्री करेंगे, आपके अकॉर्डिंग कब करनी चाहिए हमको एंट्री? तो हमें क्या, जब एंट्री उसी दिन करनी चाहिए जब ये ट्रांजेक्शन हुआ है 3 मार्च को, जब सेल हुई है हम उसी टाइम उस क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड कर देंगे, भले हमें पेमेंट बाद में मिले। फिर हम अगर पेमेंट बाद में मिलती है तो हम उसकी एंट्री बाद में करेंगे, भले कैश नहीं आए लेकिन हमें रिकॉर्ड करना है। अक्रूल बेस पे करना है, अक्रूल मतलब चाहे क्रेडिट बेस पे हो तो हमें रिकॉर्ड करना है, कैश बेस पे हो
तो भी रिकॉर्ड करना है। कोई भी रेवेन्यू चाहे कोई भी एक्सपेंसेस हो, हमें एट अ टाइम रिकॉर्ड करने हैं उसे उसी डेट पर। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक सेल है, एक ट्रांजिशन दिया हुआ है जो क्रेडिट सेल है, जो 15,000 है, जो कब हुई 15 फरवरी 2015 को। उसका रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ, उसकी कैश नहीं मिली उस डेट पे, आफ्टर 2 मंथ मिली। तो हम एंट्री पहले 15 फरवरी को ही करेंगे, फिर आफ्टर 2 मंथ जो कैश मिला उसकी एंट्री उस दिन करेंगे। तो जिस दिन जो हो रहा है हम उसी दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्रूड अजम्पशन। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग, share and subscribe. Thank you for watching this video.